सन 1857 जब भारत ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर बगावत की थी। इसे इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन असल में यह था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया और इसके साथ ही शुरू हुआ भारत की गुलामी का एक लंबा और क्रूर अध्याय। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ एक उपनिवेश नहीं बल्कि सोने की चिड़िया समझा। एक ऐसी जमीन जो उनके खजानों को भर सकती थी। भारत से संसाधनों की लूट, भारतीयों पर कठोर कानून और उन पर शासन करने का सभ्य तरीका, यही था ब्रिटिश राज का असली चेहरा। अब आते हैं 1919 पर, यानी वो साल जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अंग्रेजों से स्वराज की मांग करने लगी थी। गांधी जी जैसे नेता सामने आ चुके थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा की राह दिखाई। दूसरी ओर अंग्रेजों का डर भी गहराता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अगर भारतीयों को आज़ादी की आदत पड़ गई तो उनके साम्राज्य का सूरज डूब सकता है। इसके बाद 1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत से लाखों सैनिक मांगे। कहा गया, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश झंडे तले लड़ाई लड़ी। हजारों शहीद हो गए, हजारों अपाहिज लौटे। लोगों ने अपने जेवर तक बेच दिए ताकि गोरों की जंग में मदद कर सके। लेकिन युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने जो किया उसने हर भारतीय को तोड़कर रख दिया। भारतीयों को लगा था कि अब तो आज़ादी मिलेगी या कम से कम राजनीतिक अधिकार तो बढ़ेंगे। लेकिन मिला क्या धोखा। रोलेट एक्ट। सन 1919 में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया, रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना सबूत, बिना मुकदमा, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। न वकील, न अपील, न दलील। इस कानून ने पूरे देश में आग लगा दी। लोगों को लगने लगा कि अब अंग्रेज हमारे शरीर नहीं, हमारी आत्मा को भी कैद करना चाहते हैं। गांधी जी ने इस कानून का सत्याग्रह से विरोध किया। 4 अप्रैल 1919 को उन्होंने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया। देश भर में हड़तालें हुई, बाजार बंद रहे, लोग सड़कों पर उतरे। अमृतसर, लाहौर, दिल्ली, अहमदाबाद, हर जगह विरोध की लहर दौड़ गई। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा गर्म थे और यहीं शुरू हुआ वो अध्याय जो इतिहास में खून से लिखा गया। अंग्रेज डरे हुए थे और डर ने उन्हें अंधा कर दिया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे शांतिपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर बैसाखी का वो दिन आया, 13 अप्रैल 1919 को, जब हजारों लोग अमृतसर के एक बाग में इकट्ठा हुए, कुछ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए, कुछ बैसाखी मनाने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में इतिहास खून से भीगने वाला है। अब कहानी लेती है सबसे भयानक मोड़ और जलियांवाला बाग बन गया मौत का मैदान। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, पंजाब का सबसे पावन पर्व। अमृतसर की गलियों में रौनक थी, खेतों में हरियाली और लोगों के दिलों में उम्मीदें। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह दिन इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। अमृतसर में जनता रोलेट एक्ट और दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। ब्रिटिश हुकूमत को डर लगने लगा कि यह विरोध विद्रोह में न बदल जाए। तभी पंजाब भेजा गया अफसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। जनरल डायर नाम छोटा, लेकिन क्रूरता में उसका नाम इतिहास में सबसे बड़ा लिखा गया। डायर ने अमृतसर में आते ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। कहा गया, बिना इजाजत कोई भी बीड़ी इकट्ठी नहीं होगी, जो होगा उसे गोली मारी जाएगी। 13 अप्रैल 1919 की शाम जलियांवाला बाग, यह बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर जाने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता था। इस दिन हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए थे, कुछ बैसाखी मनाने, कुछ शांतिपूर्ण ढंग से नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने। शाम लगभग 5:15 पर जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ बाग के एकमात्र एंट्री गेट पर पहुंचा। सैनिकों के पास राइफलें थी और गोलियों के बक्से। डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई घोषणा किए गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाई, किसी खास दिशा में नहीं, बस जहां भी भीड़ दिखी वहीं निशाना साधा गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन चारों तरफ दीवारें थीं। गेट की ओर भागते तो वहीं तैनात सैनिक गोलियों से भून देते। कुछ लोग एक कुएं में कूद गए मौत से बचने के लिए, लेकिन वे वहां भी दम घुटने से मर गए। कुएं से 120 शव निकाले गए, पूरे बाग में लाशों का ढेर लग गया। खून मिट्टी में बह रहा था, चीखें आसमान चीर रही थी, लेकिन डायर नहीं रुका। 17 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, जब तक सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। बाद में पूछे जाने पर डायर ने कहा, मैंने जानबूझकर निकास का रास्ता नहीं खुलवाया क्योंकि मैं सबक सिखाना चाहता था।
उसने कहा अगर और गोलियां होती तो और मारता। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये था एक पूरी नस्ल को डराने का प्रयास। जब गोलियों की आवाज थमी तो बाग में सिर्फ सन्नाटा था और लाशें की बदबू। गांधी जी, जो अभी तक ब्रिटिश सहयोग नीति के पक्ष में थे, उन्होंने इस हत्याकांड के बाद सरकार से सभी संबंध तोड़ दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। घायल लोग तड़प रहे थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं। कर्फ्यू लगा था और कोई अंदर नहीं जा सकता था। घायलों ने पूरी रात वहीं तड़पते हुए गुजारी, कई ने वहीं दम तोड़ दिया। एक गवाह ने कहा, मैंने एक माँ को देखा जो अपने बच्चे की लाश को गोद में लिए बैठी थी। वो उसे हिला रही थी जैसे कह रही हो, उठो बेटा, चलो घर चलें। ब्रिटिश सरकार ने कहा 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और उस रिपोर्ट्स ने बताया 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए और हजारों घायल। ये इतिहास की उन घटनाओं में से है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। जलियांवाला बाग आज भी चुप है, लेकिन उसकी दीवारों में गोलियों के निशान आज भी हैं। वो कुआं आज भी उन मासूमों की गवाही देता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ वो केवल एक हत्याकांड नहीं था, वो इंसानियत के खिलाफ अपराध था। एक ऐसी क्रूरता जो किसी औपनिवेशिक शासन को नहीं बल्कि एक आतंकी मानसिकता को दर्शाती है। जलियांवाला बाग की घटना के बाद पूरा भारत गुस्से और दुख में डूब गया। अंग्रेजों ने कर्फ्यू लगा दिया, संचार काट दिए और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब लाशों की तस्वीरें, चश्मदीद के बयान और सच बाहर आया, तब देश का हर कोना चीख उठा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। हत्याकांड के बाद भी डायर और उसके अफसरों ने अमृतसर के लोगों को अत्याचारों का शिकार बनाया। कार्लिंग आर्डर नामक एक आदेश जारी किया गया। जहां हत्याकांड हुआ था उस गली से गुजरने वाले भारतीयों को घुटनों के बल रेंग कर जाना पड़ता था। यह अपमान, यह बर्बरता ब्रिटिश राज की असल तस्वीर थी। ब्रिटिश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को शांत करने के लिए एक जांच समिति बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। जनरल डायर को बुलाया गया। उसने बेशर्मी से कहा, मैंने वही किया जो सही था। अगर और गोलियां होती तो मैं और चलाता। हंटर कमेटी ने उसे कोई कानूनी सजा नहीं दी, बल्कि उसे सेवानिवृत्ति दे दी गई। सम्मान के साथ ब्रिटिश संसद में कुछ लोगों ने तो उसे हीरो कहा, लेकिन भारत ने इस अपमान को भूला नहीं। एक नौजवान उस दिन बाग में मौजूद था, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने उसी पल संकल्प लिया कि मैं जलियांवाला बाग का बदला लूंगा। उधम सिंह ने खुद को पूरी तरह क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। वो रूस, जर्मनी, अमेरिका और फिर लंदन पहुंचे। 21 साल तक उन्होंने सिर्फ एक काम किया, जनरल डायर के असली सरगना माइकल ओ डायर को खत्म करना। 13 मार्च 1940 लंदन का कैक्सटन हॉल। ब्रिटिश भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर भाषण दे रहा था। उधम सिंह ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और दो गोलियां सीधा उसके सीने में उतार दी। माइकल ओ डायर वहीं ढेर हो गया। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की, वो वहीं खड़े रहे और गर्व से कहा, मैंने बदला लिया है अपने शहीदों का। उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला। उन्होंने अदालत में डंके की चोट पर कहा, मैंने जो किया उसका कोई अफसोस नहीं है। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी जलियांवाला बाग में वो कुआं है, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और एक जलती हुई लौ है जो याद दिलाती है कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। यह मातम की नहीं, यह गर्व की कहानी है। जलियांवाला बाग जहां खून गिरा था, लेकिन आज़ादी का सूरज उगा था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हुआ वो भारत के इतिहास का सिर्फ एक दर्दनाक अध्याय नहीं था, बल्कि वो बना भारत की आज़ादी की निर्णायक चिंगारी। इस घटना ने आम भारतीयों को यह समझा दिया कि ब्रिटिश कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। जो सत्ता मासूमों पर गोलियां चला सकती है, वो हमें कभी न्याय नहीं दे सकती। गांव गांव, शहर शहर में एक लहर दौड़ गई, अब बहुत हुआ, अब हमें आज़ाद होना है। महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्य में सुधार की उम्मीद करते थे, लेकिन जलियांवाला बाग ने उनकी सोच बदल दी। अब हमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद उन्होंने शुरू किया असहयोग आंदोलन, जहां करोड़ों भारतीयों ने अंग्रेजों की नौकरी, स्कूल, सामान, टैक्स सबका बहिष्कार किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता जनता के बीच उतरे और कहा, अब वक्त आ गया कि अंग्रेजों को हमेशा के लिए विदा किया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर यूरोप और अमेरिका पहुंची तो वहां भी हंगामा मच गया।
ब्रिटेन की संसद में बहस हुई, अखबारों में विरोध छपा। विंस्टन चर्चिल ने भी डायर की आलोचना की और कहा यह घटना ब्रिटिश इतिहास पर कलंक है। हालांकि डायर को सजा नहीं दी गई, परंतु विश्व समुदाय में ब्रिटिश साम्राज्य की छवि धूमिल हो गई। जलियांवाला बाग ने गांधीवादी विचारधारा को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ ही कई युवाओं में क्रांतिकारी भावना भी जगी। भगत सिंह उस समय 12 साल के थे। जब उन्होंने अखबारों में जलियांवाले बाग की खबर पढ़ी तो वो शहीदों की राख उठाकर बोतल में भर लाए और कसम खाई, मैं भी बदला लूंगा। जलियांवाला बाग से पहले ब्रिटिश हुकूमत आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन उसके बाद उनमें डर बैठ गया। हर आंदोलन, हर सभा अब ब्रिटिश अधिकारियों को आतंक की तरह लगती थी। भारत अब एक शांत गुलाम देश नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए भड़की चिंगारियों का ज्वालामुखी बन गया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया, जिसमें नाम मात्र की सत्ता भारत को दी गई। लेकिन अब भारतीय जनता समझ चुकी थी, अधिकार नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। आज जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक प्रतीक है त्याग का, बलिदान का और आज़ादी की कीमत का। आज भी वहां की दीवारों में गोलियों के निशान है, वो कुआं जो उन सैकड़ों मासूमों की चिता बन गया था। उधम सिंह ने जब ओ डायर को मारा तो पूरी दुनिया को याद दिलाया, भारत की आत्मा जिंदा है। उनका बलिदान यह सिद्ध करता है कि न्याय कहीं भी हो, अगर नहीं मिला तो उसे लिया जाता है। इस घटना ने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उन शहीदों की आत्मा मुस्कुरा रही होगी, हमारा बलिदान रंग लाया। हमारे लिए जलियांवाला बाग सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि याद दिलाने वाली चेतावनी है कि अगर हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया फिर हमें रोन सकती है। ब्रिटिश सरकार ने आज तक आधिकारिक रूप से माफी नहीं मांगी। 2005 में क्वीन एलिजाबेथ ने दौरा किया। 2019 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अफसोस जताया, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। भारत अब आजाद है, लेकिन इतिहास माफ नहीं करता। जलियांवाला बाग के शहीदों ने हमें यह सिखाया, आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत खून बहाना पड़ता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस लेते हैं तो उन मासूमों को याद करें जो बैसाखी के दिन उत्सव मनाने आए थे, लेकिन शहीद होकर अमर हो गए। साल बदलते रहेंगे, लेकिन वो 13 अप्रैल 1919 हमेशा हमारी आत्मा पर लिखा रहेगा।